हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू यूजीसी नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा चर्चा में जो है हमारा 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा ये बिल और उससे भी ज्यादा चर्चा में रहा हमारे प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन, जिस संबोधन में प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज किया कि ऑपोजिशन नारी सशक्तिकरण का विरोध कर रहा है, विमेन एम्पावरमेंट का विरोध कर रहा है। तो असल मसला क्या है? विमेन रिजर्वेशन बिल जिसे हम कहते हैं वो असल मायने में विमेन रिजर्वेशन और उसके साथ साथ डीलिमिटेशन बिल है। ये बिल 12 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार कोई बिल पास नहीं करवा पा रही। ऐसा क्यों? और उससे भी बड़ी बात, अगर ये विमेन रिजर्वेशन बिल है तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है चांदनी मूलचंदानी एंड आई टीच पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स हियर। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम का स्कैन कोड, जिसे स्कैन करके आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे सारे फ्री लेक्चर्स और वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2026 के प्रावधानों से। ये जो बिल है इसके 3 मुख्य प्रावधान थे। पहला, लोकसभा की सीटों में इजाफा, लोकसभा की सीटों को बढ़ाना। अभी हमारे लोकसभा में 543 सीट्स हैं, 543 से बढ़ा करके ये 850 सीट्स करने का प्रावधान लेकर के आ रहा था। और अगर ये 850 सीट्स होती तो उसके साथ साथ आर्टिकल 81 और आर्टिकल 82 में भी संशोधन होता। इट इज ऑलमोस्ट डबल द स्ट्रेंथ विच इज प्रेजेंटली देयर। अभी 543 है, हम कह सकते हैं लगभग इसका डबल ही हमें 850 सीटें देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारी नई पार्लियामेंट है उसकी सिटिंग कैपेसिटी है 888 एमपीज की जॉइंट सेशंस में, और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो अगर ये बिल पास हो जाता तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ये एमपीज भी आसानी से अकोमोडेट हो जाते। दूसरा, ये जो बिल है ये डीलिमिटेशन के ऊपर फोकस कर रहा था। डीलिमिटेशन यानी परिसीमन। डीलिमिटेशन या परिसीमन क्या है अभी मैं आपको बताऊंगी। और तीसरा, ये बिल विमेन रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा था, यानी कि महिलाओं के लिए 33% सीटें हमारे पार्लियामेंट में बुक नहीं रिजर्व होनी चाहिए, उस पे इस बिल का फोकस था। ठीक है, लेकिन हमने चर्चा में जो सुना वो ये सुना कि विमेन रिजर्वेशन के खिलाफ वोटिंग हुई। हमने ये 2 चीजें कहीं ना कहीं मिस कर दी, तो इनको विस्तार से हम समझते हैं। चलिए समझते हैं डीलिमिटेशन क्या होता है। जब मैं डीलिमिटेशन की बात आपको बताती हूं तो डीलिमिटेशन का सिंपल सा अर्थ है रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर पॉपुलेशन काउंट। मतलब जब भी हमारी जनसंख्या में हम काउंटिंग करते हैं, जनसंख्या में वृद्धि होती है, उस हिसाब से हम हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करें। अब पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की संख्या भी बढ़ेगी, है ना। ये जो प्रक्रिया है ये हर सेंसस के बाद होनी चाहिए। कहां से मैं ये कह रही हूं, सोर्स क्या है इस बात का? इस बात का सोर्स है आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है पार्लियामेंट हैज टू इनैक्ट डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। संसद को हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन एक्ट को लागू करना है, और इसीलिए संसद ने डीलिमिटेशन कमीशन बनाई है जिसके हेड होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, और सदस्यों में एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये आप मैप देख रहे हो, इसमें अभी हमारी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 543 सीटें हैं लोकसभा की, उसका एक मैप है। यहाँ पे मैं एक चीज पे हाईलाइट करना चाहूंगी। ये देखिए, ये आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी दिख रही है, ऑलरेडी मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ। इसका क्षेत्र आपको बड़ा दिख रहा होगा कंपेयर टू दिस। ये आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी दिख रही है, इसका क्षेत्र बड़ा दिख रहा होगा कंपेयर टू दिस। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्षेत्र इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बड़ा दिख रहा होगा आपको। तो आखिर ये कैसे? तो अगर आपके दिमाग में इसको लेकर के डाउट है तो वो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इनकी बाउंड्रीज ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पे नहीं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पॉपुलेशन के आधार पर डिवाइड होती है, रीड्रॉ होती हैं। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बनता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि नदर्न इंडियन स्टेट्स में, स्पेशली यूपी की बात करें, हम बिहार की बात करें, अभी यूपी के सबसे ज्यादा सीट्स हैं लोकसभा में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है कंपेयर टू सदर्न इंडियन स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, जहां पर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स ने अच्छा काम किया है। तो वो स्टेट्स जो कि अपने राज्य में पॉपुलेशन कंट्रोल कर पा रहे हैं उनको उनका भुगतान करना पड़ रहा है लोकसभा में अपनी सीटों को छोड़ करके। आप ऐसे समझिए कि अगर लेट्स टेक हाइपोथेटिकल नंबर
कि 850 में से मान के चलो 100 सीटें यूपी की हैं और 750 बाकी सारे राज्यों की, या मान के चलो 100 सीटें यूपी की हैं और तमिलनाडु की लेट्स से फॉर एग्जांपल 60 सीट्स, 50 सीट्स, तो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। इसका मतलब जो रीजनल पार्टीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, उसका मतलब कुछ स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। ये सबसे बड़ा कंसर्न है हमारी ऑपोजिशन पार्टीज का और रीजनल पार्टीज का इस समय, जिसके कारण वो डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया हर सेंसस के बाद होनी चाहिए। तो ये कंसर्न हमेशा पहले भी हमारे सामने रहा, तभी 2026 तक की लिमिट को तय किया गया था। अब ये 2026 तक की लिमिट क्या है, चलिए समझते हैं। मैंने आपको बताया कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए, ऐसा प्रावधान है, और अभी तक डिलिमिटेशन 4 बार हो चुका है। जी, अभी तक डिलिमिटेशन 4 बार हो चुका है। कौन कौन से 4 बार हो चुका है? 1951 में सेंसस हुआ पहला, आजादी के बाद। 1951 सेंसस के बाद 1952 में हमने देखा कि डिलिमिटेशन हुआ भारत में। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो 1952 में बनती है और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हुई। 10 साल बाद सेंसस होता है। 1961 में सेंसस हुआ, उस सेंसस के बाद 1962-63 में डिलिमिटेशन हुआ। ठीक है, 1971 का सेंसस हुआ, इस सेंसस के बाद 1973 में डिलिमिटेशन हुआ। ठीक है जी, उसके बाद हुआ 2001 का सेंसस, और 2001 के सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट आता है 2002 में। डिलिमिटेशन एक्ट आता है 2002 में। ये जो आपका 2001 का सेंसस है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चौथी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया थी, चौथी बार डिलिमिटेशन कमीशन बना। इसके बाद भारत में जो डिलिमिटेशन का आधार है वो 2001 के सेंसस को रखा जाएगा। ये लिखा गया संविधान में, संविधान संशोधन ला करके 2026 तक 2001 का ही सेंसस फॉलो होगा। फिर से समझाती हूं, ये 4 सेंसस और 4 डिलिमिटेशन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो हुआ कुछ यूं था कि हमारा अभी जो 543 नंबर फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है एज पर 1971 सेंसस। जी, तो हुआ ये था कि 1971 के सेंसस के बाद 1973 में डिलिमिटेशन हुआ, और यही कंसर्न सामने आया कि सदर्न इंडियन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नदर्न इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन में काफी कम हो रहा था। तो इसके बाद हमारे पास 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, इमरजेंसी के समय की बात है, 1976 में, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये कहता है कि हम 2001 तक सीट्स को रिजर्व्ड रखेंगे एज पर 1971 सेंसस। ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये कहता है हम 2001 तक सीट्स को रिजर्व रखेंगे एज पर 1971 सेंसस। उसके बाद 2001 के सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट आया, जिस डिलिमिटेशन एक्ट के बाद 84th अमेंडमेंट एक्ट आता है, और वो कहता है कि हम 2026 तक सीट्स को रिजर्व रखेंगे एज पर 1971 सेंसस। और अब आज हम 2026 में खड़े हैं, लेकिन 2021 में कोविड-19 के कारण सेंसस नहीं हो पाया। जब सेंसस नहीं हो पाया तो सेंसस को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपको पता है गवर्नमेंट ऑलरेडी सेंसस अनाउंस कर चुका है। जब गवर्नमेंट सेंसस अनाउंस कर चुका है तो उसके बाद इतनी क्या जल्दी थी डिलिमिटेशन करने की, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, 2027 में सेंसस होगा, कब कब खत्म होगा, कब उसका डेटा आएगा, कब डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, कब उसके बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी, इट विल टेक टाइम। एटलीस्ट 2029 के जो चुनाव हैं, 2029 के जो इलेक्शंस है, उससे पहले ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी 2023 में 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आई थी, विच वॉज 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। इस अमेंडमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सेंसस इज टेकिंग लॉन्ग। इस अमेंडमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए डिलिमिटेशन होना आवश्यक था, तो सरकार ने एक बिल ला करके डिलिमिटेशन करने की बात करी। ठीक है जी, आप समझिए 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 में आया, जिसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहता है कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, कहां पर?
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी और पार्लियामेंट में भी कितना 1/3। ठीक है, लेकिन इस एक्ट में दो और बातें लिखी हुई थी। क्या कि ये जो एक्ट है ये अगले सेंसस के बाद जब डीलिमिटेशन होगा उसके बाद ये एक्ट लागू होगा। यानी अगला सेंसस 2027 में जो शुरू हो रहा है, जब खत्म होगा उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद ये एक्ट लागू होगा। ठीक है जी, तो अगर अगले सेंसस के बाद परिसीमन होगा और उसके बाद ये एक्ट लागू होगा तो 2029 के चुनाव तो गए, है ना। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था सरकार के द्वारा। ऑपोजिशन ने वोट नहीं किया। क्यों वोट नहीं किया, कैसे ये बिल फेल हुआ, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ऑपोजिशन ने इस बिल के फेवर में वोट नहीं किया। गवर्नमेंट ने कहा कि ऑपोजिशन विमेन विरोधी है, लेकिन भारत के डेमोक्रेसी की ये बखूबी बात हमारे सामने निकल करके आई कि कुछ तो ऐसे प्रावधान हैं जहां पर आपको ऑपोजिशन की पार्टीज को भी एकजुट करना पड़ेगा। हम हमारे संविधान में संविधान संशोधन पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया को हमारे सामने रखता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमारे सामने रखता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस है 368 में, उसके तहत दो तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है। एक स्पेशल मेजॉरिटी की बात करता है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब हुआ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, है ना। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। यानी कि ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है इसमें आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी संख्या चाहिए होती है। ठीक है, ये जो आपका बिल था 131st अमेंडमेंट बिल, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी सरकार को चाहिए थी और कुल प्रेजेंट एंड वोटिंग उस दिन थे 528। 528 का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो ये हमें लेकर के आ रहा है 352 नंबर पे, यानी 352 वोट सरकार को चाहिए थे। लेकिन आपको पता है एनडीए अलायंस अप्रोक्सीमेटली अराउंड 292, जितना मुझे याद आ रहा है। तो एनडीए अलायंस तो यहाँ पे नहीं वोट कर पाता और कुछ ऑपोजिशन पार्टी का भी उन्हें समर्थन चाहिए था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितने वोट्स मिले बिल के फेवर में, ये भी एक छोटा सा फैक्ट आप याद कर सकते हैं। 298 ने फेवर में वोट किया और 230 ने ऑपोजिशन में वोट किया। 298 ने फेवर में वोट किया और 230 ने ऑपोजिशन में वोट किया 528 में से। और उसके बाद 352 का नंबर यहाँ पे मीट नहीं हो पाया और इसलिए ये बिल जो है वो कानून नहीं बन पाया। ये बिल जो है वो कानून नहीं बन पाया। आई होप बहुत सारी इसकी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आई होप क्या कंसर्न्स है ऑपोजिशन के वो आपको समझ में आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि ये जो बिल है दिस इज नॉट एग्जैक्टली द डिफीट ऑफ नारी वंदन अधिनियम, है ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बल्कि हो सकता है आगे आने वाले समय में सरकार फिर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए कुछ चेंजेस करके अलग तरीके से बिल हमारे सामने लाए और वो पास भी हो जाए, है ना। अच्छा, एक और कंसर्न है ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन ने कहा है कि आप अभी की सीट्स में जो 543 सीट्स हैं इनमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इंप्लीमेंट करो जब तक सेंसस और डिलिमिटेशन नहीं होता। तो अगर गवर्नमेंट अभी 543 में से 33% रिजर्व कर देगी विमेन के लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है बहुत सारे एमपीज के लिए या बहुत सारे ऐसे मेल मेंबर्स के लिए जो सालों साल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आपको पता है कि जीतते चले आ रहे हैं, है ना, तो वो किसी भी पार्टी के हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट डिलिमिटेशन के बाद ही इसे इंप्लीमेंट करने की बात करती है और ये 106th अमेंडमेंट एक्ट में भी लिखा है कि ये तभी इंप्लीमेंट होगा जब सेंसस होगा और फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। ठीक है, तो आगे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन एंड यू ऑल फाउंड दिस इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे आपको देना है कमेंट सेक्शन में। आफ्टर यू सी दिस लेक्चर दैट विल आल्सो बी अ वे टू मार्क योर अटेंडेंस, दैट इज कौन सा ऐसा कंट्री है या क्या ऐसा कोई कंट्री है जहां पे विमेन के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं उनके लेजिस्लेचर में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।